नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू हो रहे 2 दिन के G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का सीधा उल्लंघन है। देश में उपचाराधीन कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से गिरावट। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 94.93% हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 91,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि। रेलवे ने देश के 15 राज्यों में 29,000 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियमों की अधिसूचना जारी की। दुनिया भर से सकारात्मक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज रात नोवाक जोकोविच का सामना मौजूदा चैंपियन राफेल नडाल से। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं रवि कपूर। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 जून और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। इस समय ब्रिटेन G7 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। उसने भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देशों के रूप में इस वर्चुअल सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। श्री मोदी दूसरी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ब्रिटेन ने G7 के अध्यक्ष के रूप में प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। ये क्षेत्र हैं कोरोना वायरस से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों की अगुवाई करना तथा भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए सुदृढ़ ढांचा विकसित करना, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के जरिए भावी समृद्धि को प्रोत्साहन देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और जैव विविधता का संरक्षण तथा साझा मूल्यों और उदार समाज को प्रोत्साहन देना। वैश्विक अर्थव्यवस्था को महामारी से उबारने के साथ स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की प्रस्तावित योजना की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का खुला उल्लंघन है। दिल्ली सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए श्री प्रसाद ने पूछा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना दिल्ली में क्यों नहीं लागू की जा रही है। देश के 34 राज्यों और यूटी ने वन नेशन वन राशन कार्ड को अडॉप्ट कर लिया। भारत के सिर्फ 3 प्रदेशों ने अभी तक वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। एक आसाम, क्योंकि वहां आधार लेट से शुरू हुआ था, जो उनकी स्थानीय समस्याएं थी नागरिकता को लेकर के इत्यादि, और बाकी 2 प्रदेश, एक का नाम है बंगाल और दूसरे का नाम है दिल्ली। मेरा सवाल यह है श्रीमान अरविंद केजरीवाल से कि आपने वन नेशन वन राशन कार्ड दिल्ली में क्यों नहीं लागू किया है। श्री प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाभार्थियों को राशन केवल उचित मूल्य दुकानों से ही दिए जाने का प्रावधान है। ये पारदर्शी प्रावधान है और घर घर राशन पहुंचाने की योजना से कालाबाजारी होने की आशंका है। उन्होंने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे लाभार्थियों को आसानी से खाद्यान्न और अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लागू करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। If you had ever wished to fly,
If your destination is Sky and if you feel proud of blue uniform, then join Indian Air Force. Registration starts from 1st June 2021. To apply online, log on to careerindianairforce.cdac.in. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड मरीजों और संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या तेजी से कम हो रही है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि 7 मई को देश भर में अब तक के सर्वाधिक 4 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए थे और इसकी तुलना में अब संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या लगभग 78% कम हो गई है। देश में कंटिन्यू और शार्प डिक्लाइन इन डेली न्यू केसेस हम पिछले 5 हफ्तों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां 7 मई को देश में 4,14,000 प्रतिदिन औसत के हिसाब से केसेस नोट किए गए थे। वह घटते घटते 2 लाख से कम 25 मई के समय पर, उसके बाद 7 जून को 1 लाख से कम होते हुए आज 11 जून में 91,702 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि अगर हम पीक से कंपैरिजन में ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि करीब 78% जो रिपोर्टेड पीक देश में ऑब्जर्व की गई है उससे केसेस में कमी आई है। संयुक्त सचिव ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 91,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह औसत दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या 31% घट गई। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश के 335 जिलों में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या घट गई है। जहां वीक एंडिंग 4 मई 21 में 531 जिले ऐसे थे देश में जहां पर कि 100 से अधिक केसेस प्रति रोज के बेसिस पर रिपोर्ट हो रहे थे, वह 9 जून को घटते घटते 196 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं। यानी कि ऐसे 335 जिले हैं देश में जहां पर कि ओवरऑल केसेस में एक ड्रास्टिक रिडक्शन हमने ऑब्जर्व किया है। इस समय देश में 11 लाख से अधिक कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। श्री अग्रवाल ने बताया कि पिछले 1 महीने में उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या लगभग 70% कम हो गई। जहां एक स्थाई पर ओवरऑल हमारे डेली केसेस रिपोर्ट जो हो रहे हैं वह कमी हम नोट कर रहे हैं। दूसरे स्थाई पर एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो कि हमारे आइदर होम आइसोलेशन और हॉस्पिटल में हमको मॉनिटर करना पड़ता है, हमने उसमें भी काफी कमी नोट की है। जो ओवरऑल हाई पीक इन टर्म्स ऑफ 37.45 लाख केसेस देश में 10th मई को नोट किया गया, वह अब घटते घटते 11.21 लाख 11 जून को हम नोट कर रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वस्थ होने की दर निरंतर बढ़ रही है। 3 मई को संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 81% से अधिक थी, जो अब 95% के करीब पहुंच गई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले कुछ दिनों से दैनिक संक्रमित लोगों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक बनी हुई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है और अब तक 24 करोड़ 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन पर भी हम काम कर रहे हैं, जिसके तहत प्रायोरिटी एज ग्रुप यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड पीपल अबव 45 ईयर्स उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही लिबरलाइज पॉलिसी के तहत 18 to 44 ईयर्स के एज ग्रुप को भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। हमने अब तक फर्स्ट डोज 19.85 करोड़ लोगों को देश में दी जा चुकी है। सेकेंड डोज 4.676 करोड़ देश में दी जा चुकी है। टोटल कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन विच इज सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एज ऑन टुडे इज अराउंड 24.61 करोड़, जो कि भारत में हम अब तक दे चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 25 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीकों की आपूर्ति की है। इनमें केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए गए और राज्य सरकारों द्वारा सीधे खरीदे गए टीके शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब तक 24 करोड़ 44 लाख से अधिक टीकों का इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसमें बर्बाद हुए टीके भी शामिल हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके अब भी उपलब्ध हैं। 38 लाख से अधिक वैक्सीन अगले 3 दिन में उपलब्ध कराई जाएगी। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण शुरू करने के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर सर्वेक्षण का अगला दौर इसी महीने शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इससे देश में कोरोना वायरस के प्रभाव और इसकी वर्तमान स्थिति की पहचान करने में मदद मिलेगी।
डॉक्टर पॉल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि राज्यों को भी कोरोना वायरस के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में सीरो सर्वेक्षण करना चाहिए। डॉक्टर पॉल ने कहा कि सीरो सर्वेक्षण के अलावा निगरानी, वायरस के म्यूटेशन और इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी जोर दिया जाना चाहिए। हमें एक नेशनल सीरो सर्वे पे ही डिपेंड होकर नहीं करना होगा, हमें राज्यों को भी सीरो सर्वे करने के लिए उत्साहित करना होगा। ये वक्त है उस काम को करने का और सर्वेलेंस जो है वो हर ज्योग्राफी में हो, क्योंकि फैसले जो हैं वो स्टेट एंड सब स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए। इन चीजों के उसी पे ही कंट्रोल करें। कोविड टीकाकरण के बारे में डॉक्टर पॉल ने कहा कि देश में टीकाकरण की कुल संख्या जल्द ही 25 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोविड टीकों की उपलब्धता बढ़ाई गई है और लोगों से समय पर दूसरा टीका लगवाने की अपील की गई है। वैक्सीन की तरफ आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन हो रहा है। 25 करोड़ का आंकड़ा 1-2 दिन में पूरे होने की पूरी उम्मीद है। सेंटर और स्टेट का जो तालमेल है वो और भी बढ़ेगा, प्रोक्योरमेंट और आसान होगी। जिनको एक डोज मिली है वो प्लीज दूसरी डोज लीजिए। हर डोज को हमने इस्तेमाल करना है, डोज की वेस्टेज का कोई मतलब नहीं है। जहां भी ये वैक्सीन की सेंटर्स बनेंगे वहां जितना वैक्सीन जाता है वो यूज होना चाहिए। वैक्सीन हेजिटेंसी को पीछे हटाना है। म्यूकोरमाइकोसिस फंगस के उपचार के लिए दवाओं की उपलब्धता के मुद्दे पर डॉक्टर पॉल ने कहा कि इस बीमारी के उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा की उपलब्धता और आपूर्ति कई गुना बढ़ा दी गई है। उन्होंने फंगस रोधी दवा एम्फोटेरिसन बी के तर्कसंगत उपयोग का भी आग्रह किया। देश में उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या और घटकर 11,21,671 रह गई है। कल लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 91,702 लोग संक्रमित हुए, जबकि 1,34,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में लगातार 29वें दिन नए मरीजों की दैनिक संख्या की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। देश में अब तक 2,77,90,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड से 3,403 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 3,63,079 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोविड नमूनों की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। अब तक 37,42,00,000 कोविड जांच की जा चुकी है। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। रेलवे ने देश के 15 राज्यों में 29,000 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से 24 अप्रैल को चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की गई थी। ऑक्सीजन की पहली खेप इसी दिन महाराष्ट्र पहुंची थी। रेल मंत्रालय ने बताया कि 409 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से देश भर में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया गया। इनके जरिए 15 राज्यों उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम में चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने देश के दक्षिणी राज्यों में 14,800 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। असम में कोविड संक्रमण की दर घटकर 2.16% हो गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य में आज करीब 1,70,000 लोगों की कोविड जांच की गई, जिनमें से कुल 3,666 लोग संक्रमित पाए गए।
मेघालय में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 514 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,993 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार इस दौरान 10 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 714 हो गई है। हालांकि इस दौरान 526 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले कोविड रोगियों की संख्या बढ़कर 35,393 हो गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान कई ऐसे व्यक्ति और संगठन नायक बनकर सामने आए जो कोरोना रोगियों और उनके परिजनों के संकट के समय मददगार साबित हुए हैं। ऐसा ही एक संगठन है महाराष्ट्र के धुले जिले का पूर्णवाद युवा मंच। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान विश्राम गृह तथा भोजनालयों के बंद होने के कारण धुले के श्री भाऊसाहेब हिरे अस्पताल में उपचार ले रहे रोगियों के परिवार वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए पूर्णवाद युवा फोरम ने इन रोगियों के परिजनों के लिए खाने के पैकेट्स बनाने की शुरुआत की। पिछले एक महीने से करीब 200 खाने के पैकेट प्रतिदिन इन परिवारों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिनके परिजन कोविड या अन्य बीमारियों के कारण धुले में अपना इलाज करवा रहे हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए पूर्णवाद युवा फोरम के सदस्य श्री विकास पाठक ने कहा, पूर्णवाद युवा फोरम दुलिया की ओर से अनेक समाज उपयोगी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें कोविड-19 अंतर्गत संसर्गजन्य महामारी की वजह से हिरे वैद्यकीय महाविद्यालय दुलिया में रुग्ण एडमिट है, उनको और उनके रिश्तेदार लोगों को फूड पैकेट एक महीने से पूर्णवाद फोरम दुलिया की ओर से दिए जा रहे हैं। इसके लिए श्री शुक्ल यजुर्वेदीय गोवर्धन ब्राह्मण मंडल दुलिया के अध्यक्ष श्री महेश मुळे, सचिव विजय पाठक और कार्यकारिणी सदस्यों ने मणिकर्णिका भवन उपलब्ध कर दिया है। श्री शुक्ल यजुर्वेद ब्राह्मण मंडल द्वारा प्रदान किए गए मणिकर्णिका भवन में हर रोज ताजा भोजन बनाने की व्यवस्था की गई है, जिससे इन परिवारों को उनकी जरूरत के समय में मदद मिल रही है। धुले से नितिन जाधव के साथ मैं निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जाने माने फिल्म और थिएटर अभिनेता राजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि किसी को भी कोविड टीकों के बारे में संदेह नहीं करना चाहिए। आकाशवाणी समाचार को एक विशेष संदेश में श्री गुप्ता ने बताया कि उन्होंने दोनों टीके की डोज ले ली है और वे इसके बाद अच्छा अनुभव कर रहे हैं। मैंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और मैं बहुत अच्छा और सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। इस महामारी से लड़ने का एकमात्र इलाज है कोविड की वैक्सीनेशन की दोनों डोज, और इसमें हमें जरा भी संदेह, आनाकानी या कोताही नहीं बरतनी है। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने दोस्तों और परिजनों की सुरक्षा के लिए, यानी कि हमारे पूरे समाज की सुरक्षा के लिए, अपनी खुशी के लिए जरूरी है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का टीका लगवाएं। जिन्होंने अभी तक ये वैक्सीन नहीं ली है वो प्लीज ये टीका लगवाएं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू हो रहे 2 दिन के G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का सीधा उल्लंघन। देश में उपचाराधीन कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से गिरावट। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 94.93% हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 91,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि। रेलवे ने देश के 15 राज्यों में 29,000 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियमों की अधिसूचना जारी की। दुनिया भर के सकारात्मक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज रात नोवाक जोकोविच का सामना मौजूदा चैंपियन राफेल नडाल से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि इससे ऐसे केंद्रों पर पंजीकृत उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान करने में मदद मिलेगी। मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र उम्मीदवारों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपयोगी और समर्पित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लैस होंगे।
इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट दी जाएगी, जो वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में लिया जा रहा है। इससे चालकों को ऐसे मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कुशल चालकों की कमी सड़क मार्ग क्षेत्र में प्रमुख मुद्दों में से एक है और सड़क नियमों की जानकारी की कमी के कारण बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल दिन में 11 बजे नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से वस्तु और सेवा कर परिषद की 44वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ अमित गोयल। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 174 अंक बढ़कर 52,475 के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 62 अंक बढ़कर 15,799 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 2 पैसे की मामूली गिरावट से 73 रुपये 8 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने के वायदा भाव लगभग पूर्व स्तर पर बने रहे। सोना 49,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। हालांकि चांदी के वायदा भाव 580 रुपये की बढ़त से 72,580 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर रहे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव बढ़त से $72.80 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुए। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने उसके नाम का दुरुपयोग करने और खादी के नाम से उत्पाद बेचने के लिए अब तक 1000 से अधिक निजी प्रतिष्ठान को नोटिस जारी किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी प्राकृतिक पेंट के नाम से उत्पादन करने और बेचने के आरोपी गाजियाबाद के एक व्यवसायी को ऐसी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि खादी प्राकृतिक पेंट एक अनूठे प्रकार का पेंट है जिसका उत्पादन गाय के गोबर से किया जाता है। इसे केवीआईसी ने विकसित किया है। फंगस और जीवाणु रोधी इस पेंट का शुभारंभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने इस वर्ष 12 जनवरी को किया था। मंत्रालय ने कहा कि ये पेंट तेजी से लोकप्रिय हुआ और देश के विभिन्न भागों से बड़े पैमाने पर इसके लिए ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि केवीआईसी ने खादी प्राकृतिक पेंट के उत्पादन या विपणन के लिए किसी भी बाहरी एजेंसी की सेवाएं नहीं ली हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थान IREDA ने केंद्र सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLIS के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने देश में सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,500 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने योजना के क्रियान्वयन के लिए IREDA को मुख्य एजेंसी नियुक्त किया है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून है। सफल बोलीकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है और अब समय है खेल जगत की खबरों का, जिसमें देश और दुनिया भर में चल रहे खेल और खिलाड़ियों का लेखा जोखा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव का मुकाबला ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास से हो रहा है। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल में आज स्पेन के राफेल नाडाल का मुकाबला विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा, जबकि कल महिला सिंगल्स फाइनल में विश्व की 31वें नंबर की खिलाड़ी रूस की अनास्तासिया पावलीचिंकोवा और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकिकोवा आमने सामने होंगी। कुश्ती में भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में पोलैंड रैंकिंग सीरीज के फाइनल
फाइनल में पहुंच गई हैं। इस मुकाबले में फोगाट ने 2019 के विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता एकातेरिना पोलिश्चुक को 6-2 से पराजित किया। ग्रीको रोमन वर्ग में भारत के किसी पहलवान के ओलंपिक में क्वालिफाई न होने पर भारतीय खेल प्राधिकरण ने विदेशी विशेषज्ञ तेमो कसारालशवली को हटा दिया है। हालांकि भारत की ओर से 4 महिला सहित कुल 8 फ्री स्टाइल पहलवानों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। क्रिकेट में भारत की शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिक्स, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा द 100 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। शेफाली बर्मिंघम फोनिक्स के साथ जुड़ेंगी, जबकि हरमनप्रीत मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए खेलेंगी। इस टूर्नामेंट का आयोजन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ECB द्वारा किया जाएगा और इसे 100 गेंद के प्रारूप में खेला जाएगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच बर्मिंघम में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने आज 7 विकेट पर 258 रन से आगे खेलना शुरू किया और उसकी पूरी पारी 303 रन पर सिमट गई। सलामी बल्लेबाज रॉरी बर्न्स ने 81 जबकि डैनियल लॉरेंस ने नाबाद 81 रन बनाए। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और शिक्षाविद प्रोफेसर राधा मोहन का आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में निधन हो गया। पेशे से शिक्षाविद राधा मोहन जी की गहरी रुचि पर्यावरण में थी और वे ओडिशा में जैविक खेती के क्षेत्र में मार्गदर्शक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रोफेसर राधा मोहन पर्यावरणविद होने के साथ प्रेरक अर्थशास्त्री भी थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि टिकाऊ जैविक खेती के विधियों के उपयोग से कृषि और जैव संरक्षण के क्षेत्र में प्रोफेसर राधा मोहन का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री राधा मोहन कृषि, विशेषकर सतत और जैविक खेती के प्रति समर्पित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पनगड़िया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश ने एक श्रेष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट खो दिया है, जिनका चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर अशोक पनगड़िया के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि डॉक्टर अशोक पनगड़िया ने असाधारण न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई। और अब संस्कृति संदेश में स्वतंत्रता सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल को श्रद्धांजलि। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, साहित्यकार, इतिहासकार, अनुवादक और भाषाविद भी थे। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में रामप्रसाद ने कई पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों को बेचकर मिले पैसों से हथियार खरीदकर क्रांति की मशाल जलाई। आजादी के बाद डॉक्टर मदन लाल क्रांत ने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की लिखी पुस्तकों का संकलन कर उन्हें 4 खंडों में प्रकाशित किया। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो शक्ति हमें दो दया निधि, उसकी रचना भी रामप्रसाद बिस्मिल ने की थी। डॉक्टर मदन लाल क्रांत ने बताया कि रामप्रसाद बिस्मिल ने ही वसंत पंचमी के दिन उस गीत की रचना की थी जो बाद में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। अंग्रेजी हुकूमत ने काकोरी कांड के लिए जब रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई तो बिस्मिल ने कहा था, मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या, ऐ दिले नादां मिटा शै तू भी कुएं यार में, फिर तेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या। 19 दिसंबर 1927 को 30 साल की उम्र में क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए क्रांति का एक ऐसा संदेश जिसे सुनकर आज भी नौजवानों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला धधक उठती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से शुरू हो रहे 2 दिन के G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का सीधा उल्लंघन है। देश में उपचाराधीन कोविड मरीजों और दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से गिरावट। कोविड से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 94.93% हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 91,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि।
रेलवे ने देश के 15 राज्यों में 29,000 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियमों की अधिसूचना जारी की। दुनिया भर से सकारात्मक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज रात नोवाक जोकोविच का सामना मौजूदा चैंपियन राफेल नडाल से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।